ओशन की गहराई हमारे ग्रह पर मौजूद सबसे कम स्टडी की जाने वाली जगह है। यहाँ पर कई रहस्यमयी चीजें घटती रहती हैं। ओशन की इन गहराइयों में कई अननोन क्रीचर्स निवास करते हैं। आज के मॉडर्न साइंस को इसके लिए काफी क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से ही हम समुद्र की गहराइयों को थोड़ा बहुत तो स्टडी कर पाए हैं। वहीं पर जमीन की बात करें तो इसका हमने करीब 98% स्टडी कर लिया है, लेकिन ओशन की गहराई को जानना अभी भी बाकी है। साथ ही इनके अंदर और कितने रहस्य छिपे हैं इसका पता लगाना भी बाकी है। हालांकि समुद्र की गहराइयों में छिपे जितने भी रहस्यों को हमने जाना है, आज के इस वीडियो में उनमें से 15 रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ इन द ओशन डेप्थ्स। दोस्तों, गहराइयों की कहानियां ओशन की गहराई को इस रूप में डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी गहराई कई अलग अलग मॉन्स्टर्स के लिए उनका निवास स्थान है, लेकिन वास्तव में कई अननोन क्रीचर्स यहां पर रहते हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट्स को भी नहीं पता है। पानी के 200 मीटर की गहराई को ओपन जोन कहा जाता है और यहाँ पर जितने भी क्रीचर्स रहते हैं ऑलमोस्ट सभी को स्टडी किया जा चुका है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है प्रेशर बढ़ने लगता है और सनलाइट पहुंचना लगभग बंद हो जाता है। बेहद दुर्गम दिखने वाला यहाँ का एनवायरनमेंट लाखों अनोखे डीप सी निवासियों के लिए रहने का एक स्थान है, जिनमें कितनों को तो इंसानों ने कभी नहीं देखा होगा। कम एक्सप्लोर किए गए डीप सी क्रीचर्स गहराई की वजह से इंसानों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। टिपिकली ये क्रीचर्स बाकी किसी भी ओशन के क्रीचर से बड़े होते हैं। ये जनरली अंधे होते हैं, यानी इतने अंधेरे में उनके देखने का भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कुछ नहीं दिखता है। इस तरह की कंडीशन में अधिक प्रेशर के साथ सरवाइव करने के लिए इनकी बॉडी ऑलमोस्ट एयर को कंटेन नहीं करती है, जबकि इंसान इनके निवास में नहीं रह सकते हैं। अधिकतर डीप सी क्रीचर्स जमीन पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए ब्लॉब फिश, जो 600 से लेकर 1200 मीटर की गहराई तक कंफर्टेबल होते हैं और सिंपली सरफेस पर अलग हो जाते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले क्रीचर्स की विविधता यानी डाइवर्सिटी ये दर्शाती है कि हमारा ग्रह दो अलग दुनिया का घर है, एक जमीन और दूसरा पानी, जिनमें जमीन 98% तक एक्सप्लोर किया जा चुका है, जबकि ओशन की गहराई को सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर करने में कामयाबी मिली है। डीप सी सर्कल्स। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मिस्टीरियस क्रॉप सर्कल के बारे में सुना होगा। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ उसी तरह की चीज पानी की गहराई में भी एग्जिस्ट करते हैं। 1995 में ईस्ट चाइना सी में एक जापानीज गोताखोर ने सी बेड पर एक्यूरेट तरीके से बना सिमेट्रिकल सर्कुलर पैटर्न्स की अनोखी खोज की। इसको फॉलो करते हुए गोताखोरों ने कई और सिमिलर सर्कल्स ढूंढा, जो आमतौर पर 10 से 27 मीटर की गहराई में 2 मीटर के एवरेज डायमीटर के साथ लोकेटेड थे। काफी लंबे समय से पानी में बने ये डिजाइन एक मिस्ट्री के रूप में जिंदा रहे, लेकिन साल 2012 में इनका रहस्य सुलझ गया। ये साबित हो गया कि इन सर्कल को बनाने वाले एलियंस नहीं, बल्कि एक छोटी मछली थी। जी हाँ, और जिसे व्हाइट स्पॉटेड पफर फिश के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली मेटिंग पीरियड के दौरान मेल फिश फीमेल के लिए ऐसा आरामदायक जगह बनाते हैं। सबसे पहले वे शेल्स और पत्थरों के चुने हुए एरिया को साफ करते हैं। इसके बाद ये घूमना शुरू करते हैं और अपने फिन्स यानी पंखों से सैंड से टकराते हैं। इस दौरान वे इस तरह के यूनिक डिजाइन को बनाते हैं। इस तरह के अनोखे और आकर्षक मीटिंग स्पॉट को बनाने के लिए उन्हें करीब 7 दिन का समय लगता है। इन सर्कल्स की मिस्ट्री अनसॉल्व थी, क्योंकि पफर फिश की ये प्रजातियां लंबे समय से अननोन थी। साइंटिस्ट्स ने न सिर्फ ये पता लगाया कि पानी के अंदर इस तरह के अनोखे डिजाइन को किसने बनाया,
बल्कि मछली की एक नई प्रजाति का भी खोज किया, डीप सी जाइगेंटिज्म फिनोमेनन। दोस्तों, अगर आपको कभी गहरे समुद्र के क्रीचर्स के बारे में दिलचस्पी रही होगी तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि गहराई वाले क्रीचर्स शैलो वाटर क्रीचर्स यानी कम पानी वाले क्रीचर्स के साइज की तुलना में काफी बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज स्पाइडर क्रैब जो 300 मीटर की गहराई में रहते हैं और उनके पैरों का विस्तार 3 मीटर तक होता है, या फिर जायंट स्क्विड जिनका टोटल लेंथ 13 मीटर तक होता है। वैसे ये महज कुछ एग्जाम्पल्स है जो गहरे समुद्र के जाइगेंटिज्म को दर्शाते हैं। लाइट के बिना इन जायंट्स के जीवन होता है और यहाँ पर भरपूर मात्रा में फूड वैरायटीज भी नहीं है जितना कि शैलो वाटर में है। तो आखिर ये क्रीचर कैसे मॉन्स्टर के साइज जितना खुद को ग्रो कर लेते हैं? वेल, साइंटिस्ट्स के पास कुछ हाइपोथेसिस है। पहला, प्रोलॉन्ग सेक्सुअल मैच्योरेशन पीरियड के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके चलते क्रीचर इतने बड़े होते हैं। क्रस्टेशियंस के मामले में जाइगेंटिज्म लो टेम्परेचर और हाई ऑल्टीट्यूड के कारण हो सकता है, जो बर्गमैन्स रूल को सपोर्ट करता है। इस प्रकार टेम्परेचर के कम होने से सेल ग्रोथ होता है और इसलिए ये साइज को बढ़ाने की ओर ले जाता है। इसके अलावा क्रस्टेशियंस को कंटिन्यूअस ग्रोथ के रूप में जाना जाता है। एक और थ्योरी भोजन की कमी से संबंधित है। इसके अनुसार बड़े आकार वाले क्रीचर्स बिना भोजन के लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। ये भी माना जाता है कि बड़े आकार लैक ऑफ विजन की भरपाई करते हैं। दोस्तों, कई हाइपोथेसिस के बावजूद डीप सी जाइगेंटिज्म का फिनोमेनन अंडर एक्सप्लोर्ड है। डीप सी मिस्ट्रीज। वेल, पानी के नीचे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये उनमें से एक है। साल 2011 में एक स्वीडिश ट्रेजर हंटर ने बाल्टिक सीबेड को सोनार का इस्तेमाल करके एक्सप्लोर किया और उसने 18 मीटर के डायमीटर वाले एक अनोखे ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया जिसका शेप काफी असामान्य यानी अनयूजुअल था। वेल, आपको अधिक हैरान ना करते हुए अगर बताएं तो ये बिल्कुल एलियन स्पेस शिप जैसी दिखने वाली नेचुरल फॉर्मुलेशन थी। साइंटिस्ट ने उस ऑब्जेक्ट के इमेजेस को बारीकी से स्टडी किया और उसके बाद ये कंक्लूड किया कि इसकी अधिक संभावना जियोलॉजिकल ओरिजिन से है। यानी उनके कहने का मतलब यही था कि ये ग्लेशियर्स के मूवमेंट के कारण बना है। हालांकि ये थ्योरी प्रूव नहीं हुआ है। दोस्तों, एक दूसरी घटना डीप सी फॉर्मेशन के गायब होने को लेकर है, जिसे द डिसअपीयरेंस ऑफ डीप सी फॉर्मेशन कहा जाता है। असल में साल 2011 में गूगल अर्थ से इमेजेस का इस्तेमाल करके ग्रीस के कोस्ट से सैकड़ों किलोमीटर दूर नई चट्टानें देखी गई। हालांकि 1 साल बाद ये गायब हो गए। निस्संदेह इनके बनने और गायब होने के पीछे का कारण गूगल सिस्टम में ग्लिच होना हो सकता है, लेकिन यह भी पॉसिबल हो सकता है कि ये अनएक्सप्लोर्ड चीजों के कारण हुआ होगा। दोस्तों, ये सब सिर्फ उन घटनाओं और अनोखे ऑब्जेक्ट्स के मामले हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसलिए ओशन को समझने के लिए अभी भी एक अच्छी रिसर्च की जरूरत है। मेगालोडॉन शार्क। दोस्तों, मेगालोडॉन एक एंशिएंट शार्क की प्रजाति थे जो लाखों सालों पहले लुप्त हो गए थे। पूरे मानव इतिहास में वे सबसे बड़ी मछलियों में से एक थी। साइंटिस्ट ने उनके अवशेषों की खोज की, जिससे पता चला कि वो करीब 15 मीटर लंबी और वजनाई में करीब 35 टन से ज्यादा थी। उसके अवशेषों के एनालिसिस से ये संकेत मिलता है कि ये शिकारी मछलियां मायोसीन और प्लायोसीन पीरियड्स के दौरान काफी कॉमन थी। ये आमतौर पर छोटे क्रीचर्स और बड़ी मछलियों पर जिंदा रहती थी। मेगालोडॉन को कभी-कभी ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये स्पीशीज अपने रिलेटिव्स में सबसे बड़ी थी। हालांकि प्री हिस्टोरिक शार्क मैकरल शार्क स्पीशीज से नहीं थे और एक अलग प्रिमिटिव फिश ग्रुप को
रिप्रेजेंट करते थे। इसलिए साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि मेगालोडॉन सैंड शार्क के जैसे अधिक दिखते होंगे। दोस्तों, इन बड़े आकार की प्राचीन मछलियों के पास लगभग 276 दांत थे। इनके जबड़ों की साइज करीब 2 मीटर तक पहुंच सकती थी और इनके बाइट करने की फोर्स करीब 109 किलो न्यूटन्स थी, जो अप्रॉक्सीमेटली 12.5 टन के बराबर होती हैं। क्रिप्टोजूओलॉजिस्ट्स का ऐसा मानना है कि मेगालोडॉन आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वे काफी कम मात्रा में हैं और वे समुद्र के ऐसे हिस्से में रहते हैं जिन्हें अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हालांकि पैलियोंटोलॉजिस्ट्स इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये शार्क कई साल पहले ही लुप्त हो गए हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट 19। दोस्तों, वैश्विक विमानन के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक 5 अमेरिकी एवेंजर के स्क्वाड्रन और एक समुद्री विमान है जो उनकी तलाश के लिए भेजा गया था। एक्चुअली 5 दिसंबर साल 1945 को 13 क्रू मेंबर्स के साथ 5 विमान ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े, जो एक एक्सपीरियंस्ड पायलट के लीडरशिप में शुरू हुई थी और उस पायलट का नाम चार्ल्स टेलर था। उनके मिशन में ओशन के ऊपर भी उड़ना था, जिसमें बारमुडा ट्रायंगल का एरिया भी शामिल था, और कुछ चुने हुए इलाकों के ऊपर बमबारी का अभ्यास करना भी था। ये रास्ता नया नहीं था और दूसरे विश्व युद्ध के ट्रेनिंग सेशन के दौरान अक्सर इस्तेमाल किया जाता था। पूरे फ्लाइट की ड्यूरेशन 2 घंटे बताई जाती है। इसके अलावा स्क्वाड्रन को मौसम के किसी भी कंडीशन से चैलेंज करने की अपेक्षा नहीं थी। 2 घंटे के एक सफल ट्रेनिंग के बावजूद पायलट्स ने अपना धैर्य खो दिया और कोहरे के चलते आसपास के इलाकों को नेविगेट नहीं कर पाए। साथ ही बेस के साथ बातचीत भी काफी अनस्टेबल थी और ये साफ नहीं था कि 5 प्लेन्स कहां पर मौजूद हैं और उनके साथ क्या होने वाला था। हालांकि कुछ समय के लिए कम्युनिकेशन शुरू हुई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसने कमांडर और क्रू मेंबर्स को उनके बेस फ्लोरिडा आने में कोई मदद नहीं किया। फ्यूल खत्म होने लगा और टेलर ने सभी को नीचे उतरने का आदेश दिया, लेकिन उनका सभी के साथ संपर्क टूट गया। उसके बाद 3 समुद्री विमान मिसिंग एवेंजर को ढूंढने के लिए रवाना हुए, लेकिन उनमें से एक रेडर के निगरानी से गायब हो गया और बाकी दोनों के साथ उसका संपर्क टूट गया। उसके बाद उन 5 हवाई जहाजों और उस एक समुद्री विमान का कुछ नहीं पता चला। यहां तक कि आज भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चला और ना ही जहाजों के मलबे मिले। इसलिए इस ट्रेजेडी को सबसे रहस्यमयी घटना के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।